हाय एवरीवन, वेलकम टू एम जी प्लस। ओके, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान जिसे हम कहते हैं, होल बायोलॉजी आपको इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात, ये चीज़ें रेगुलर हम नहीं बोलेंगे, क्लियर है, क्योंकि आपका एक एक मिनट बड़ा कीमती है और डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। क्लियर। इसके प्रीवियस ईयर के लेक्चर प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी होंगे उसकी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। आप अगर चैनल के अंदर जाते हैं आपको वहाँ प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर। आज हमारा पहला लेक्चर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये आपके एनसीईआरटी में 16 चैप्टर है, ठीक है, 16वां चैप्टर है। और आप कौन कौन इसको पढ़ सकते हैं उसके बारे में बता दूँ। इसको सब लोग पढ़ सकते हैं। जो बोर्ड देना चाहता है बच्चा वो भी पढ़ सकता है, जो कंपटीशन देना चाहता है वो भी पढ़ सकता है, जो अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता है वो भी पढ़ सकता है। अगर वो कोई बच्चा जो किसी अलग एग्ज़ाम में दे रहा है जिसमें डाइजेशन नाम का टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये मेरी गारंटी कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। यहाँ पढ़ लिया, ये पूरी डिटेल है, ठीक है ना। हाईएस्ट डिटेल में आपको जो इसके लिए दे रहा हूँ, नीट के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तब भी आप इससे पढ़ सकते हैं। बीएचयू वगैरह किसी भी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तब भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। दूसरी बात, अगर कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह, तो आप यहाँ से ना पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हो, और जो अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता है बेसिकली वो तो पढ़ ही सकता है, ठीक है। तो अब मैं मेरा टाइम वेस्ट ना करूँ और आपका भी ना करूँ, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 16 चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन बेसिकली किसका होता है? आपका बॉडी के अंदर जो आप फूड इंटेक कर रहे हो उसका। क्यों होता है? देखो, सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी हार्डेस्ट सब्सटेंस को बिना कन्वर्ट किए सिंपल सब्सटेंस में लेते हैं तो उससे एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं होगी। हमें पहले किसी भी हार्डेस्ट सब्सटेंस को जो है सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होगा। इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। सीधी सी बात है। हम जो फूड का बोलस या फूड लेते हैं उसे हम इंटेक करते हैं और उसके बाद उसके अंदर से उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और उससे फिर हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसी को हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब फूड, जो आप खाना खा रहे हो, बेसिकली हम बात करते हैं। अगर आप कभी खाना खाने बैठते हो तो आपकी एक थाली होती है, ठीक है। थाली में आप क्या लेते हो? मेनली सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे अगर आप राइस खाना पसंद करते हो तो आप राइस लेते हो, आप रोटी खाना चाहते हो तो रोटी लेते हो। क्लियर। जो भी आप खाते हो, जैसे कि आप एक रोटी खा रहे हो तो आप रोटी लेते हो, और राइस खाने वाले लोग राइस लेते हैं मेन क्वांटिटी में। दूसरा, राइस के साथ दाल चाहिए, क्लियर, और आपको आपकी रोटी के साथ भी दाल चाहिए, कोई ना कोई सब्जी के साथ ही खाते हो ना। तीसरी चीज़ हम क्या लेते हैं? तीसरी हम चीज़ है घी। जैसे कि अगर आप रोटी के ऊपर घी लगाते हो, दाल में जो है ऑयल लाते हो, और साथ साथ चावल में घी डालते हो, ये सब कुछ चीज़ क्या है? घी, तेल, ये सब आ गया फैट। रोटी और चावल आपका आ गया कार्बोहाइड्रेट, और तीसरी हम बात करें दाल, जो आपकी आ गई प्रोटीन। मतलब बेसिकली हमारी थाली के अंदर अधिक मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, यही होता है हमारे में बेसिकली। तो ये जो चीज़ें हैं, और साथ में हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं साथ में सलाद, जिसके अंदर हमारे प्याज हैं, टमाटर, ये क्या ऑर्गेनिक चीज़ें, ये सब मिनरल्स प्रोवाइड करती है हमें, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड? विटामिन, मिनरल्स, आयंस, ये हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिकली हमारी एक तरीके की थाली है, ठीक है। बट अगर हम क्वांटिटी वाइज देखें तो 3 प्रोडक्ट तो हम ज़्यादा ले रहे हैं, बाकी प्रोडक्ट हम लोग थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। सैलेड हम थोड़ा सा लेते हैं, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में सैलेड नहीं लेते। कंपेरिजन बाय कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। तो हमने हमारे फूड को 2 टाइप में बदल दिया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम लोग एक तरीके से प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड, ये आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। और माइक्रो को हमने बोल दिया प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। क्लियर। अगर हम इसके बीच में अंतर देखना चाहते हैं तो क्या अंतर? देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रॉक्सिमेट है, यानी कि जो हमारे है ना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी सेल्स के अंदर ग्रोथ लाते हैं, हमारे में ग्रोथ लाते हैं। क्लियर। लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया, अगर आप खाना खाने बैठते हो तो आपकी थाली में लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है? बेसिकली प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। वो यहाँ पर एग्जाम्पल है। मतलब कि जो आप फूड मेनली ले रहे हो, ठीक है, एक तो होता है हमारा साइड फूड, जो हम कहते हैं कि भाई हमारा ऑनियन हो गया, जो मिनरल्स हो गए, वो है। जो मेन फूड है आपका प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। और ये हमें क्या करता है? हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे में ग्रोथ लाता है। क्लियर। दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। क्या बात करें? प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। ये क्या करता है? ये हमारी रेगुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। क्लियर। मेटाबॉलिज्म
आपके अंदर एक तरह की ग्रोथ है, ये भी एक तरह की ग्रोथ है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये हमें बाद में डिस्कस। और ये लॉस क्वांटिटी में होते हैं आपके फूड के ना, ये लेस क्वांटिटी में होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। अब आप सबके मन में एक बहुत अच्छा सा डाउट आएगा, सर विटामिन मान लिया, मिनरल्स मान लिया, वाटर तो हम सर पूरे दिन में हम 2-3 लीटर पानी पी लेते हैं, आप क्या मानते हो सर? हम तो 5 लीटर पानी पी लेते हैं, है ना, हम तो रेगुलर जैसलमेर साइड से हम तो पी सकते हैं। देखो इस प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं, ठीक है, पूरे भारत के लोग आते हैं, तो अलग अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है। रेगिस्तान में लोग बाग गर्मी ज़्यादा तो पानी बहुत पीते हैं, पीते कि नहीं पीते? पीते। तो अब वो कहेंगे सर हम तो वाटर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये क्यों नहीं प्रॉक्सीमेट में गिना गया, प्रोटेक्टिव में क्यों गिन रहे हो उसको? आप गलत लिख दिया क्या मैंने? नहीं, मैंने लिखा सही है। अगर आप इस तरफ एक बार वापस आते हो, ठीक है, प्रॉक्सीमेट में एक बार आप वापस आते हो, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोवाइड एनर्जी। वाटर कभी भी आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। यह आपकी बॉडी में कूलनेस यानी ठंडकता के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके रिएक्शंस के अंदर और भी कुछ यूज़ है, बट हमें यहाँ बेसिकली देखना है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर? इसलिए हम लोग जो है इसको प्रोटेक्टिव में गिनते हैं। दूसरी बात, जब आप खाना खाने बैठते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप रेगुलर खाना खाने बैठो तो आप पानी पियो खाओ, पानी पियो खाओ, ये कोई डाइजेशन का रूल नहीं है। डाइजेशन का रूल है मिनिमम 2 से 3 घंटे बाद आप पानी पियो। ये रीज़न बताऊंगा जब अपन स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे ना, तब ये रीज़न बताऊंगा। तो इसलिए आप पता है आप खाना खाते टाइम बहुत लेस क्वांटिटी में पानी का यूज़ करना चाहिए आपको, ठीक है, इसलिए लेस क्वांटिटी आ गई। क्लियर? अब ये डाउट क्लियर हो गया कि इससे हमें प्रोवाइड नहीं होती एनर्जी। क्या नहीं प्रोवाइड होती? एनर्जी प्रोवाइड। इसलिए हम लोगों ने इसको प्रॉक्सीमेट की जगह प्रोटेक्टिव में रखा है। क्लियर? अब देखो कुछ ऐसी टर्म्स जो हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे इजेक्शन, खाने को लेना, आपके माउथ में खाना लेना, इज कॉल्ड इंटेक्ट करना, फूड को इंटेक्ट करना, इंजेक्शन कहलाता है, इजेक्शन सॉरी। अब जो आपका माउथ के अंदर फूड आ चुका है, वहाँ पर क्या आपकी बॉडी में देखो 2 तरह का डाइजेशन था, एक तो मैकेनिकल और एक केमिकल। व्हाट इज़ द मैकेनिकल एंड केमिकल? मैकेनिकल का मतलब है कि आप मशीनों द्वारा, आपके पेट के अंदर जितनी मशीन है, आपके डाइजेशन जितनी मशीन है, जिसकी अब चर्निंग मूवमेंट हो रहा है, आपके दांत एक मशीन की तरह यूज़ कर रहे हो, तो इसके तरफ से आप डाइजेशन में उसकी हेल्प कर रहे हो, फूड को सिंपल पार्टिकल, सिंपल सब्सटेंस बदलने में हेल्प कर रहे हो। दूसरा क्या है? केमिकल, यानी किसी ना किसी और केमिकल को मिक्स करके उसको ना छोटे फॉर्म में बदल रहे हो, हार्डेस्ट सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में बदल रहे हो। क्लियर? एक तो आप मशीन का यूज़ कर रहे हो, दांतों का यूज़ करके आप उसको ना रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हो, ठीक है, बड़े टुकड़े को। दूसरा आप उसके अंदर थोड़ा केमिकल मिला रहे हो, सलाइवा, जिससे वो और भी घुल जाए, और भी सॉफ्ट हो जाए, और भी सिंपल सब्सटेंस से बदल जाए, ठीक है। तो आपके माउथ में ना दोनों चीज़ें चालू हो जाती है, मैकेनिकल डाइजेशन भी हो जाता है और केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? अब माउथ में जो फूड आ चुका है, कुछ एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली किस चीज़ का? देखो बेसिकली आपको पता है जो ड्रिंक करते हैं, जो ज़्यादातर ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो ड्रिंक करते टाइम क्या है, बोतल जब वो लेते हैं, यूज़ करते हैं पीने की, तो आपको पता है 1 पैक या 2 पैक के बाद उनको नशा आ जाता है, जबकि अभी तो बोतल ख़त्म ही नहीं हुई है। रीज़न क्या है? उसका कुछ एब्जॉर्प्शन जो है आपके माउथ में हो जाता है, और माउथ से सीधा ब्रेन के अंदर वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए उन लोगों को है बोतल ख़त्म होने से पहले नशा आ जाता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्टार्ट ही हो चुका था आपके माउथ में, तो सम एल्कोहल एब्जॉर्ब होने लग जाती है आपके माउथ से ही, ठीक है। अब माउथ से जो खाना है वाया इसोफेगस आपके स्टोमक में जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिग्लूटिशन या स्वालिंग। स्वाल करना या डिग्लूटिशन करना, कि आपका भोजन किसी एक नली के थ्रू आगे स्टोमक में रुक रहा है, तो यहाँ से जो माउथ से जो भोजन आया वो ठेठ स्टोमक के अंदर पहुँच जाए, जब तक की प्रोसेस हम क्या कहते हैं? डिग्लूटिशन। क्लियर? इस डिग्लूटिशन के आगे पढ़ते हैं, स्टोमक में जब भोजन आ गया है, तो अब स्टोमक से भोजन जो है वो कहाँ जाएगा? आपके इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन कंटिन्यू। यहाँ से जो डाइजेशन है वो कंटिन्यू रहता है आपका। जो स्टोमक में डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है फूड का, वो यहाँ आपके इंटेस्टाइन तक एकदम कंटिन्यू चल रहा है। फिर इसके अंदर बात आता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन। क्लियर? इसके बाद एसिमिलेशन, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो? अब जो इंटेस्टाइन से फूड है ना आगे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अब इंटेस्टाइन में पच चुका है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो पचा ही नहीं है, जो पच नहीं सकता, उसे हम फीसेज में कन्वर्ट कर देते हैं अपने। जो फीसेज होती है, इस फीसेज को क्या कहते हैं? इधर से इधर तक पहुँचने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इजेक्शन। क्लियर? हमने 3 प्रोसेस पढ़ी,
इजेक्शन, डिग्लूटेशन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत आई? नहीं। अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा है कि आप इसको रिवर्स करके भी वापस देख सकते हो। ठीक है, ये डाउनलोडेड हमेशा मतलब परमानेंट अब हो चुका है लेक्चर। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपके एनसीईआरटी का एक डायग्राम है। इस डायग्राम को स्टडी करने से पहले मैं एक चीज़ आपको ना इसका एक फ्लो चार्ट स्टडी करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसको ईजीली स्टडी करेंगे। जैसे हम डाइजेशन, ह्यूमन सिस्टम बात करें, मैंने दो भाग में बांट दिया भाई, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब आपको एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है? जो भाई आपके मेनली केमिकल डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, केमिकल डाइजेशन में कौन कौन हेल्प करती है वो हमने अलग कर दिया और थोड़ा हमने इसको अलग कर दिया। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पहला पॉइंट है बक्कल कैविटी, दूसरा है इसोफेगस, तीसरा स्टोमक, चौथा है इंटेस्टाइन। जो माउथ का पार्ट है उसे हम बक्कल कैविटी या लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और इसका नाम है ओरल कैविटी भी से हम कहते हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। इसके बाद आती है इसोफेगस, आपकी ग्रसिका। फिर आता है आपका आमाशय, स्टोमक, इंटेस्टाइन, आपकी आंतें। अब इंटेस्टाइन को हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो हमने बांट दिया किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक बांट दिया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब रियलिटी में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है, स्मॉल होना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये बहुत बड़ी होती है, लंबाई में इसकी बहुत लंबाई होती है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। बट इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? अब आप कहोगे सर ये तो साइंस ऐसे बोल दिया होगा। नहीं, रियलिटी बताता हूँ। इसका डायामीटर छोटा है। ये लेंथ में बड़ी है बट इसका डायामीटर छोटा है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर बड़ा है, यानी कि व्यास बड़ा है बट लेंथ छोटी है। क्लियर? इसके डायामीटर के बेस पर इनका नाम रखा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जीजेनम एंड इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, सिक्कम, कॉलन एंड रेक्टम। क्लियर? अब हम इस तरफ आ जाते हैं एक्सेसरी ग्लैंड की तरफ। ठीक है, 3 तरह की ग्लैंड है हमारे पास, 4 तरह की, सॉरी। सलाइवरी ग्लैंड ये ओपन होती है माउथ में। ठीक है, जिसको लार ग्रंथियाँ कहते हैं। लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। लीवर जो है आपका यकृत है, गॉल ब्लैडर आपका पित्ताशय और पेनक्रियास आपका अग्नाशय। इन तीनों की ओपनिंग जो है आपके ड्यूडेनम में होती है। अब आप बताओ ड्यूडेनम होता कहाँ है? ड्यूडेनम होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, सी शेप होता है। किस शेप का होता है? सी शेप। जब इसके बारे में बात करेंगे तो हम इसकी डिटेल में पूरी बात करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। ठीक है, अब कुछ इस डायग्राम को थोड़ा हम लोग विजुअलाइज कर देते हैं। जैसे मैंने बात की थी ओरल कैविटी, यही बक्कल कैविटी है। ये माउथ आ गया आपका। ये आपकी जो है पेरोटेड एंड सबलिंगुअल सब मैक्सिलरी, ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, फेरिंग्स ये बताऊंगा, ये कॉमन पैसेज है एयर प्लस फूड का, ये भी अभी आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। ये एक लंबी सी नली है जो आपके स्टोमक तक जोड़ती है। मैंने आपको बताया था ना कि बक्कल कैविटी में जो फूड है उसको स्टोमक तक जोड़ने वाली एक जगह है वाया इसोफेगस, और इस निगलने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिग्लूटेशन। क्लियर? इसके बाद आ जाता है आपका स्टोमक, ये स्टोमक, ये आ जाता है आपका लीवर, ये आ जाता है आपका पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। फिर हम बात करते हैं शी शेप। मैंने आपसे कहा था ये शी शेप, ड्यूडेनम, ये छोटी आंत यहाँ से चालू हो जाती है, छोटी आंत के पार्ट है ड्यूडेनम, जीजेनम एंड इलियम। क्लियर? ये इसके अंदर इस तरीके से मिले हुए। फिर ये पार्ट है सिक्कम, और ये छोटा सा पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये अपेंडिक्स है, वर्निफॉर्म अपेंडिक्स, जो अब हमारे यूज़ में नहीं आती बेसिकली, बट हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सिक्कम के बाद ये आ जाता है कॉलोन। तो ये हो जाती है आपकी कॉलोन असेंडिंग, ट्रांसवर्जन, डिसेंडिंग। ठीक है, इसके बाद आ जाती है सिग्मोइड कॉलोन थोड़ी सी, फिर आ जाता है रेक्टम, फिर आ जाता है हमारा एनस। ठीक है, रेक्टम में क्या होता है? स्टोर होता है। क्या होता है स्टोर? आपका मलमूत्र, फीसेस जो है आपकी स्टोर रहती है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब मैं आपसे बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। हमारी बॉडी जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर जो डाइजेशन का सिस्टम है वो पूरा एक ट्यूब है। मतलब एक ट्यूब बाहर, आपकी होल बॉडी एक ट्यूब है, उसके अंदर एक डाइजेशन है, वो भी एक ट्यूब है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान हम हमारे डाइजेशन सिस्टम को बोलते हैं। अब वो कैसे बोलते हैं देखो, जैसे कि बेसिकली हमने एक ट्यूब ली, ये आपकी बाहर की बॉडी है। ये क्या है? बाहर की बॉडी। ये तो होती है आपकी एक्टोडर्मल। इसके बाद एक लेयर आती है आपकी, उसे कहते हैं मीजोडर्मल। ठीक है, मीजोडर्मल बाद हम बात करते हैं इस जगह की। ये क्या है? ये ट्यूब, एक ट्यूब तो ये है आपके, और एक अंदर वाली ट्यूब, मैंने क्या बोला? बाहर की ट्यूब तो आपकी बॉडी है। ये क्या है? इज कॉल्ड योर बॉडी। ठीक है, अंदर वाली जो चीज़ है ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्लियर? ये डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम कहते हैं।
ये आपका पार्ट आगे का माउथ और ये आपका एनस, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ से कुछ फंडामेंटल राइट से ये से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये पार्ट और ये एनस का पार्ट, ये दोनों एक्टोडर्मल होते हैं। तो आप कह सकते हो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल है, ठीक है। और इसके बाहर की लेयर जो हमारी बॉडी की सबसे बाहर लेयर होती है उसे भी हम एक्टोडर्मल कहते हैं। इसके नीचे पाई जाती है मीजोडर्मल, और मीजोडर्मल और आपके एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो है ना बहुत सारा गैप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गैप। इस गैप को क्या कहते हैं, सिलोम। क्यों पाया जाता है, क्या आपको पता है, अगर कोई चीज़ पेरिस्टाल्सिस होगी तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के कारण इसके अंदर रगड़ लगेगी, इसलिए इसके बीच में जो है गैप पाया जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के कारण। क्योंकि आपकी बॉडी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करती है, डाइजेशन के टाइम जो है बहुत सारी मूवमेंट्स होती है आपके डाइजेस्ट सिस्टम में, इसलिए जो है वो गैप पाया जाता है। क्लियर। और एलिमेंट्री कैनाल की बाहर की जो भित्ति है यानी वॉल है वो किससे मिलकर बनी है, उसका ओरिजिन क्या है, एंडोडर्मल। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन बताओ, एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, एक्टोडर्मल। और आपसे पूछ ले कि एलिमेंट्री कैनाल के लेयर बताओ, सॉरी माउथ और एनस का जो है वो आप बताओ क्या कहते हैं इसको, ओरिजिन, तो आप बोलोगे एक्टोडर्मल। बट एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन पूछ ले तो आप बोलोगे एंडोडर्मल। क्लियर, क्वेश्चन यही बन जाता। देखो ओरिजिन अगर आपसे पूछ लिया जाए माउथ और किसका, एनस का, तो आप क्या बताओगे, एक्टोडर्मल। और आपसे पूछ लिया जाए एलिमेंट्री कैनाल का बताओ तो आप क्या बताओगे, एंडोडर्मल। एक्टो और एंडो में पता चल गया ना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये ओरिजिन होता क्या है, तो हम एनिमल टिश्यू जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे क्या चीज़ होती है ना। ऐसे तो इसके और टॉपिक है उसमें भी हम बात कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, बेसिकली आपके मेल गेमेंट्स और फीमेल गेमेंट्स आपस में जुड़ते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में 3 लेयर्स होती है, बाहर की लेयर एक्टो होती है, फिर मीजो होती है, फिर एंडो होती है। एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल। क्लियर, ये 3 लेयर्स पाई जाती है। अब मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ आपके डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। क्लियर, एक ट्यूब बाहर होती है, एक ट्यूब अंदर होती है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, ये एक तरीके का हमने ह्यूमन बनाया है, ठीक है। ये आपके नासा द्वार है, ठीक है, नॉस्टिल्स। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर ये आपका ओरल चैम्बर, ये आपका नेजोफेरिंग्स, ये आपका ओरोफेरिंग्स और ये आपका फेरिंग्स। अब मैंने आपसे कहा था फेरिंग्स जो है वो एयर प्लस फूड दोनों का काम करता है। ये देख लो, फेरिंग्स में एयर भी आ रही है, फूड भी आ रहा है। क्लियर। एयर और फूड के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है। इस सेप्टम को क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इस सेप्टम को, पैलेट। क्या कहते हैं, पैलेट। इस पैलेट को मैं थोड़ा यहाँ जूम करके बना दूँ तो कुछ ये इस तरह की सिचुएशन होती है। देखो आगे का पार्ट थोड़ा हार्ड होता है, बोनी पार्ट होता है, पीछे का जो है वो सॉफ्ट होता है। तो इसको कहते हैं हम लोग हार्ड पैलेट और इसको कहते हैं हम लोग सॉफ्ट पैलेट। इसके बाद ये कुछ ज़्यादा ही मूव है। देखो हार्ड पैलेट बिल्कुल मूव नहीं करता, ये थोड़ा मूव करता है, और इसका लास्ट पार्ट जिसे हम यूविला कहते हैं ये पूरा मूव करता है। क्लियर। अब आप अपनी जो टंग है ना उसको लेके जाओ दांत के जस्ट ऊपर की तरफ। देखो मैं महसूस भी कराता हूँ आपको डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर कुछ। जैसे आप टंग को अपने दांत के थोड़ा ऊपर की ओर ले जाओगे तो आपको ना ऊबड़ खाबड़ सी संरचनाएं दिखेगी। ऐसे जीवान लगाओगे ना तो ऊबड़ खाबड़ सी ना स्ट्रक्चर लगेगा। क्या ऐसा कुछ मतलब निकोला सा कोई तीखा, कभी एकदम समतल फिर तीखा सी चीज़ लगेगी ऊबड़ खाबड़ सी, वो है आपका हार्ड पैलेट। जिसको आप देखो अगर टंग से भी हिलाना चाहोगे तो मूव नहीं कर रहा, बट जैसे थोड़ी टंग पीछे लोगे तो एकदम थोड़ा सॉफ्ट पार्ट आएगा, और उसको हिलाओगे तो हल्का हल्का वो मूव करेगा। कर रहा है ना, टच करके देखो। तो ये क्या है, सॉफ्ट पैलेट। और इसके लास्ट में जब आप कभी अपने मुंह को आईने में देखोगे ना, मुंह के अंदर जीबान को बाहर निकालना माउथ के अंदर से, और आ की आवाज़ निकालना, ठीक है। आ जैसे एक डॉक्टर के सामने नहीं अपन जाते तो वो एक टॉर्च लगा के आपका चेकअप करता है माउथ के अंदर, तो वो क्या देखता है, इसी यूविला की पोजीशन को देखता है। तो यूविला वहाँ लटका हुआ आपको एक टंग के अंदर एक चीज़ दिखेगी, टंग के जस्ट ऊपर की तरफ लटका हुआ कुछ पार्ट, उसे हम यूविला कहते हैं। ये फ्रीली मूव करता है। अब इसका मूवमेंट क्या होता है, इसका मूवमेंट होता है ये मूवमेंट करके ऐसे पहुंच जाता है ऊपर। जब आप कोई फूड इंटेक कर रहे हो और आप चबा के उसका डिग्लूटिशन करना चाहते हो, ठीक है, अब आप उसको जो है ना डिग्लूटिशन करना चाहते हो, उसको निगलना चाहते हो, तब ये निगलते समय ये इस पोजीशन में आ जाता है।
क्लियर, ये ऊपर की ओर आ जाता है, जिससे क्या है आपका खाना इधर से इधर ना चला जाए, इस डायरेक्शन में ना चला जाए फूड, इसलिए ये जो ये यहाँ पे आ जाता है। क्लियर, ये इसका काम है कि ये जैसी फूड आए ऊपर ना जाए, इसलिए यहाँ इसको बंद कर देता है, इस छेद को। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो आपके मुंह माउथ में खाना है, तो आप सांस ले सकते हो कि नहीं, आप रेस्पिरेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो आपका जवाब होना चाहिए यस, हम कर सकते हैं। अगर हम चबा रहे हैं खाने को जब तक हम रेस्पिरेशन करते हैं, बट डिग्लूटिशन के टाइम हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम यूविला जो है हमारे नेजल चैम्बर को क्लोज कर देता है। क्लियर, नेजल चैम्बर को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। फिर वो फूड आपका यहाँ आया, फेरिंग से फूड जाएगा इसोफेगस में। अब आपको गई दो ट्यूब्स कैसी दिख रही है हमें नीचे की तरफ। तो एक बात बताओ, ये तो है आपकी ट्रेकिया और ये है आपकी इसोफेगस। ट्रेकिया की ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस, और ट्रेकिया के बाहर एक ऐसा क्या है, ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने ट्रैक्टर्स वगैरह की चिमनीज देखी होगी ना, तो ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर। ये ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर हाइलिन कार्टिलेज का, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का। ये क्या करता है, ये इससे अलग पड़ा रहता है बेसिकली। अभी जैसे नॉर्मली में ये अलग पड़ा है, ठीक है, इससे। तो यहाँ पर क्या आपकी नेक है, मैं इसको ड्रॉ भी कर लेता हूँ। नेक है। अब क्या हो रहा है, ये नेक के अंदर यहाँ पर क्या पाई जाएगी, नेक मसल्स। ये नेक मसल्स क्या करती है, इस ट्रेकिया को है ना जकड़ के रखती है, और इसके साथ है ना एक मूवमेंट कराती है। ठीक है, इसके साथ क्या कराती है, मूवमेंट कराती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो जैसे ये इसके साथ मूवमेंट कराती, इसको ऊपर की ओर पुश करती है। जैसे अगर आप पानी वगैरह पीते हो, आपको पता है गला ऊपर नीचे होता है, ठीक है, ये गला जो आपका कंठ है ना बाहर दिखता है, ये ऐसे मूव करता है ऊपर नीचे। तो ये क्या मसल्स कराती, कौन सी मसल्स, नेक मसल्स, इसको मूव करा के ऊपर की ओर ले जाती है इस तरीके से। अभी तो ये इसोफेगस ऊपर था, जैसे इसने मूव कराया ये ऊपर हो गया, इसोफेगस नीचे हो गया। अब ये ऊपर होते ही ये ढक्कन जो है इस तरीके से क्लोज हो जाता है। ढक्कन क्या करता है, इसके ऊपर क्लोज हो जाता है ऐसे, और इसको बंद कर देता है। जैसे फूड आता है और ये ढक्कन एक स्लाइड के रूप में यूज़ हो जाता है, और इस स्लाइड के रूप में जब ढक्कन यूज़ होता है तो इस पर जैसे फूड गिरता है वो सीधा इसके द्वारा, स्लाइडिंग के द्वारा सीधा इसोफेगस में गिरता है। क्लियर, अब समझ आ गया, जब आप फूड लेते हो तो वो आपके ट्रेकिया में क्यों नहीं जाता, वो आपके ट्रेकिया में क्यों नहीं जाता, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, नेक मसल्स इसको ऊपर की ओर पुश कर देती है, तथा ये इसोफेगस से जो है ऊपर हो जाता है। पहले ये इसोफेगस के नीचे हुआ करता था, कुछ अंतर होता है, इसोफेगस ऊपर होती है, ट्रेकिया नीचे होता है। बट क्या हुआ कि अब ये ट्रेकिया जो है ये ऊपर की ओर खसक गया, और ये ढक्कन लग गया, जो एपिग्लोटिस है ग्लोटिस के ऊपर गिर जाता है, ढक्कन हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए क्या है, जब आप निगल रहे होते हो तो आप सांस और भी नहीं ले सकते, क्योंकि यूविला तो उसको ऐसे ही सांस नहीं लेने देता, और जो आपके फेफड़े में भी है ना, यहाँ से ब्लॉक हो जाती है एयर। क्लियर, फिर आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो ये जो एपिग्लोटिस एक स्लाइड की तरह यूज़ होता है, और स्लाइड की तरह जैसे ही फेरिंग से भोजन इस पर गिरता है, वो सीधा इसके ऊपर गिर के इसमें डाल देता है। क्लियर, अब बात करते हैं एयर की। एयर आपके इसोफेगस में क्यों नहीं जाती, रीज़न क्या है। आपके अंदर डाउट आता है कि दोनों ट्यूब्स, अब तो चलो डाइजेशन हो नहीं रहा, तो ये ट्यूब्स खाली पड़ी है, ठीक है, तो ये ट्यूब्स खाली पड़ी है, तो क्यों नहीं डाइजेशन, इसोफेगस के अंदर हमारा एयर जा रही। तो रीज़न क्या है, रीज़न ये कि ट्रेकिया के नीचे कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है, ये आप जानते हो, और इसके नीचे जस्ट डायफ्राम होता है। मतलब अगर मैं ड्रॉ करके देखूँ, ये ट्रेकिया है, ये ब्रांचिंग है, ये आपके फेफड़े हैं, और फेफड़ों के नीचे कुछ इस तरीके से, और पीछे की साइड से आपकी इसोफेगस इसको भेदते हुए आगे स्टोमक में खुल रही है। अब मुझे बात बताओ, जैसे ही लंग्स इफेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, लंग्स इफेक्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, अट्रैक्शन के लिए, तो खींचते हैं। एक गुब्बारा है, सीधी सी बात है, लंग्स क्या है, एक तरीके गुब्बारा, ये खींचता है वायु को। तब एयर यहाँ तक पहुँचने के बाद जो है वो अपने खिंचाव कारण इसके अंदर जाती है, ये अंदर से फेफड़े इसको खींचते हैं एयर को, तो इसलिए जो एयर इसमें नहीं जाती, आपकी एयर इसके अंदर जाती। क्लियर, ये यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अब बात करते हैं, ये जो है ये किससे बना हुआ, हाइलिन कार्टिलेज का। यहाँ पर जो सेप्टम पाया जाता है इसे हम क्या कहते हैं, पैलेट। एक सेप्टम आपके ना नोस्टिल्स होते हैं ना, ये दोनों नोस्टिल्स के बीच में भी सेप्टम पाया जाता है। इस सेप्टम को, ये सेप्टम जो है हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तीसरी चीज़ बात करते हैं, एक जो है ट्यूब आपके ईयर से आपके फेरिंग्स तक जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम कहते हैं ENT का डॉक्टर एक होता है, नाक कान गले का। रीज़न क्या है,
ये नाक का रीज़न भी यहीं आ रहा है, गले का रीज़न भी यहीं आ रहा है, ईयर का रीज़न भी यहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका एक ही डॉक्टर होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये पैलेट क्लियर हुआ, ये आपको जो इसोफेगस का जो मूवमेंट क्लियर हुआ, फूड इसोफेगस में क्यों जाता है, ट्रेकिया में हवाई क्यों जाती है जबकि दोनों के ढक्कन खुले हैं, एक ढक्कन पैक नहीं है, ये इससे पहले अलग पड़ा रहता है। नेक मसल्स की हेल्प से ये ऊपर की ओर पुश होता है जिससे कि ढक्कन लग जाता है, और ढक्कन लग के ढक्कन एक स्लाइड की तरह यूज़ होता है, एंड फूड जो है स्लाइडिंग होते हुए ही इसोफेगस में जाता है। क्लियर? यहाँ तक कोई इशू? क्लियर? अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर ये फूड है ना, ये फूड इसोफेगस में जा रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जा रहा है क्या ये फूड? यहाँ पे क्या ग्रेविटी लग रही है? 9.8 लग रहा है क्या? जी लग रहा है क्या? ग्रेविटी लग रही है जिस कारण से फूड नीचे ही जा रहा है? कईयों का आंसर होगा यस सर, ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण तो जा रहा है, हर चीज़ ग्रेविटी है सर। एप्पल नीचे कैसे गिरा? ग्रेविटी के कारण गिरा। ऐसा पॉसिबल नहीं बेटा। अगर आप शीर्षासन यानी कि दोनों पैर ऊपर रख के माथा नीचे करके भी खाना खाओगे ना, तब भी वो खाना उसी दिशा में जाएगा, स्टोमक की तरफ ही जाएगा। ऐसा नहीं कि खाना बाहर आ जाए वापस आपके। ग्रेविटी तो उल्टी लग रही है ना भाई, आप सीधे बैठे हो तो आपका ग्रेविटी चलो मान ली, अगर आप उल्टे हो गए तो ग्रेविटी कहाँ लग रही है? तब भी भोजन वैसे ही जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न इसका आंसर है पेरिस्टालसिस। अगर फूड के बारे में पूछ लिया जाए कि फूड इसोफेगस में कैसे जाता है, वाया इसोफेगस फूड कैसे जाता है? पेरिस्टालसिस के थ्रू। नीचे कैसे जाता है? स्टोमक तक कैसे पहुंचता है? पेरिस्टालसिस के थ्रू। ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? मुझे लगता है यहाँ तक आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये कौन सी मसल्स है? नेक मसल्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ से जो आपने फूड इंटेक किया है और ये फेरिंग्स तक आया, यहाँ तक तो आपकी जो है वॉलेंट्री प्रोसेस थी। वॉलेंट्री यानी आपकी इच्छा अनुसार, इच्छिक। आपको खाना खाना है, आपकी इच्छा है, आपने खाना मुंह में लिया, आपने चबाया, फिर आपने दांत रोक लिए, नहीं मैं अब नहीं चबा रहा, मेरा मूड नहीं है। ठीक है, ये आपकी क्या सारी प्रोसेस क्या है? वॉलेंट्री प्रोसेस है, मेरी मर्जी, मैं निकलूँ नहीं निकलूँ, कितनी टाइम बाद निकलूँ, कितने बार बाइट करूँ, ये सब आपकी जो है वॉलेंट्री, आपकी मर्जी से चल रहा है सर। ठीक है, ये सब कुछ आपकी मर्जी से चल रहा है, जनता की इच्छा अनुसार। बट इसके आगे जितनी भी प्रोसेस हो रही है आपकी इसोफेगस के अंदर इनवॉलेंट्री में, ये आप अपनी मर्जी से नहीं कराते हो, है ना मिस्टर एंड मिसेज, ये आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है आपके माइंड के अकॉर्डिंग, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, ये आप जो है इसोफेगस से फूड पेरिस्टालसिस के थ्रू आपके स्टोमक तक जाता है, ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। जबकि आपकी बक्कल कैविटी में जो फूड है फेरिंग्स तक जाता है, वो एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। क्लियर? तो आज हमने यहाँ तक डिस्कस किया पूरा। आशा करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ ऐसा हो कि आपको समझ में नहीं आया हो। पहले हम लोगों ने इसमें प्रोटेक्टिव और प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड्स पढ़ लिए, फिर हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ ली, इजेक्शन, डिग्लूटेशन, एसिमिलेशन, इजेक्शन, फिर हमने एनसीईआरटी का डायग्राम डिस्कस कर लिया आप लोगों से। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ एक चार्ट डिस्कस किया, इसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस किया और एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया। पार्ट के पूरे नाम पढ़ लिए, ट्यूब विद एन ट्यूब प्लांट पढ़ लिया हमने, और उसके बाद हम लोगों ने पैलेट और आगे की प्रोसेस भी पढ़ ली। ठीक है, अब हमारा टॉपिक रहेगा टंग, उसके बाद रहेगा टीथ, और उसके बाद स्टोरी, उसके बाद हमारा रहेगा गट सिस्टम। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगला जो क्लास है, इतनी जो आज मैंने आपसे बात करी है, मुझे लगता है कि ये एक तरीके का समय व्यर्थ करना है आपसे बात करके। सीधा अपना टॉपिक पढ़ें, क्योंकि टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है मार्केट में। ठीक है, टाइम इज़ मनी, और मनी से बढ़ के भी मान सकते हो आप एक तरीके से, क्योंकि टाइम है तो मनी भी है। क्लियर? तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो, कल से हम डायरेक्टली जो है टॉपिक पे बात करेंगे। क्लियर? तो ओके बाय, और ध्यान रखना अपना सबके सब।